अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, अब जो आइनी तरामीम के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें पहले सामने आ रही थीं और जो एतराज़ात उठाए जा रहे थे कि ड्राफ्ट जो है वो अभी तक सामने नहीं आ सके, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब के जो वो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हुकूमत ने और पीपल्स पार्टी ने दूर कर दिए हैं। हुकूमत ने अपने नुकात जो खुसूसी कमेटी है उसके सामने रखे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो ड्राफ्ट है उसको पब्लिक भी किया गया है और तमाम नुकात जो हैं वो पीटीआई और मौलाना साहब के सामने रखे गए हैं। उन तमाम नुकात सामने आने के बाद भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया कि वो इस ड्राफ्ट का जायज़ा लेंगे और जो उनकी सीनियर लीडरशिप है उनसे गुफ्तगू भी होगी, मुशावरत होगी, उसके बाद ही कोई राय दी जाएगी। अब उसके बाद हमने देखा कि जो ड्राफ्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पब्लिक किया, वो ड्राफ्ट सामने आने के बाद मौलाना साहब और बिलावल साहब के दरमियान रब्ता भी हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF के जो सीनियर रहनुमा हैं उनके दरमियान एक अहम मुलाकात भी आज हुई है। उस मुलाकात में मौलाना साहब ने क्या जो तजावीज़ हैं वो पीपल्स पार्टी के सामने रखी हैं और ये भी सवाल उठता है कि क्या मौलाना साहब ने अपना ड्राफ्ट जो है उसको हतमी शक्ल दे दी है। अगर मौलाना साहब ने अपने ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी है तो क्या वो पीपल्स पार्टी या हुक्मरान जमात के साथ शेयर किया गया है या नहीं। और जो आज पीपल्स पार्टी और JUIF के दरमियान मुशावरती इजलास एक हुआ है, जो अहम मुलाकात हुई है, उसमें किन नुकात पर इत्तफाक हुआ है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, ये ड्राफ्ट सामने आने के बाद अब ये वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि SCO की मीटिंग के बाद शायद ये तरामीम जो हैं वो मंजूर करवाई जा सकें, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कौमी असम्बली के अंदर तो आज़ाद अरकान हैं, वहाँ से तो हुकूमत वोट हासिल कर सकती है, लेकिन अगर मौलाना साहब हुकूमत को सपोर्ट भी करते हैं तो सेनेट के अंदर मौलाना साहब की सपोर्ट के बाद भी हुकूमत को मज़ीद वोट दरकार होंगे, तो वो वोट हुकूमत कैसे मैनेज करेगी। क्या तहरीक इंसाफ के साथ वोट देने के हवाले से भी कोई बातचीत हो रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 15 अक्टूबर को D चौक पर एहतजाज की कॉल दी गई है, उसके बाद क्या हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रब्ता किया है या नहीं। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, हम इन पर गुफ्तगू करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब, आपने वक्त निकाला। सर सबसे पहले तो अब आइनी तरामीम के हवाले से ये एक तासुर दिया जा रहा है कि जो खुसूसी कमेटी है उसने तकरीबन अपना काम मुकम्मल कर लिया है। हाल ही में हमने देखा कि मियाँ साहब से मुलाकात भी हुई बिलावल साहब की। आप बताएंगे कि अब जो हतमी ड्राफ्ट हैं वो सामने आ चुके हैं, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट और मुस्लिम लीग नून के ड्राफ्ट में क्या फ़र्क है, और ख़ास तौर पर ये बताइएगा कि मियाँ साहब से जो मुलाकात हुई थी बिलावल साहब की, सर उसमें कौन से इशूज़ ज़ेर बहस आए, मियाँ साहब क्या राय रखते हैं। जी बहुत शुक्रिया गौरवानी साहब। मियाँ साहब से जो बिलावल साहब की मुलाकात थी वो बड़ी अच्छी, बड़े खैर सगाली के माहौल में हुई और अच्छा लगा, क्योंकि बिलावल साहब ने आते ही मियाँ साहब से मिलते ही कहा जी कि मैं आपसे रहनुमाई लेने आया हूँ, आप हमारे उन सियासतदानों में से हैं जिनका बड़ा वसी तजर्बा है, सियासत पे बड़ी निगाह रखते हैं, और आपने मेरी वालदा शहीद के साथ भी मिल के बड़ा काम किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी सरपरस्ती और आपकी रहनुमाई, गाइडेंस हमें हासिल रहनी चाहिए अच्छे मकासद के लिए। इसके अलावा तरामीम के हवाले से जो पेशरफ्त थी उसके बारे में उन्होंने आगाह किया जी। और ज़्यादा बात जो होती रही है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से होती रही है। बिलावल की ख्वाहिश थी कि COD का जो बहुत सा हिस्सा है अभी हम उसको अमली जामा नहीं पहना सके, और मियाँ साहब भी यही चाहते थे कि उसको हमें ये तरामीम जब हो जाती हैं तो फिर COD को रीविज़िट करना चाहिए और वो चीज़ें जो इसमें रह गई हैं, मिसाल के तौर पर हमने ऐद किया था कि नैब का ख़ात्मा होना चाहिए, उसकी जगह एक एक क्रेडिबल सिस्टम आना चाहिए, हमें उसकी तरफ भी जाना चाहिए, और बाकी जो चीज़ें रह गई हैं। तो ये ओवरऑल एक खैर सगाली के माहौल में एक यूँ समझिए कि ब्रेन स्टॉर्मिंग थी एक तरह की, कोई स्पेसिफिक एजेंडा लेके या स्पेसिफिक मसवदा लेके वो नहीं आए थे जिस पे मियाँ साहब
جی میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ آپ نے اس میٹنگ کے حوالے سے پوچھا ہے تو میں اس میٹنگ کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں کہ یہ موضوع زیر بحث آیا تھا، اور بلاول صاحب میں اور میاں صاحب میں اس معاملے میں یکسوئی پائی جاتی تھی کہ یقیناً یہ بڑا سوچ سمجھ کے ہم نے یہ چارٹر تیار کیا تھا۔ بعد ازاں پھر دوسری جماعتیں بشمول پی ٹی آئی، بشمول مولانا، سب نے اس کو انڈورس کیا تھا، سب نے اس پہ سائن کیے تھے۔ تو یہ قومی امانت ہے۔ تو اس کے باقی یہ جو اس وقت ہم کانسٹیٹیوشنل کورس کرنے جا رہے ہیں، یہ اسی کا حصہ ہے۔ اسی کے اندر ہم نے ججوں کی تقرری کے حوالے سے ایک وضع کیا تھا سسٹم، جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ اسی کا حصہ ہے۔ تو اسی کے پس منظر میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جو اس کا ریمیننگ ایجنڈا ہے اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے اس ایکسرسائز سے گزرنے کے بعد، اور اس کو بھی عملی جامہ پہنانے کے لیے کہیں قانون سازی کی ضرورت ہوگی، شاید کہیں پھر آئین کو بھی بدلنا پڑے، جیسے نیب ہے تو وہ آئین کی پھر ایک ترمیم چاہیے ہوگی۔ تو ایک براڈر اتفاق رائے پایا جاتا تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے ریمیننگ ایجنڈے کو بھی ہمیں ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب جو مولانا صاحب کے اعتراضات ہیں عرفان صدیقی صاحب، پہلے تو سر ایک یہ تاثر تھا نا کہ حکومت کے پاس ڈرافٹ نہیں ہے، ہمیں ڈرافٹ نہیں دکھایا گیا، اب تو کمیٹی کے سامنے رکھا گیا ہے، پیپلز پارٹی نے اپنا پبلک کر دیا ہے ڈرافٹ، تو اس کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کے تحفظات دور ہو سکیں گے، یا میاں صاحب کوئی ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیں، میاں صاحب کو تو ملاقات میں کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ مولانا کے اور میاں صاحب کے باہمی مراسم اور تعلقات بہت اچھے رہے ہیں اور اب بھی ہیں، تو اس میں کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ مولانا جب چاہیں میاں صاحب سے مل سکتے ہیں، میاں صاحب جب چاہیں مولانا کے ہاں آ سکتے ہیں، تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے، وہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ جو معاملات چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیولی آگے چل رہے ہیں۔ اس میں اگر کوئی 2 دن پہلے تک نیگیٹیوٹی کا یا مایوسی کا ایلیمنٹ اور فیکٹر زیادہ تھا، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ امید کا اور پازیٹیوٹی کا فیکٹر زیادہ ہو گیا ہے 2 ملاقاتوں کے بعد۔ میں یہ فیل کرتا ہوں۔ دیکھیے، اب حکومت کا ایک مسودہ آ گیا، حکومت کے مسودے میں بار ایسوسییشنز کی، وکلاء کی برادری کی جو رائے ہے، ریکمنڈیشنز ہے، وہ بھی آ گئیں۔ پیپلز پارٹی کا بھی ایک ڈرافٹ آ گیا، آج مولانا کی طرف سے بھی ایک ڈرافٹ شیئر ہو گیا، ایم کیو ایم نے بھی اپنا ایک ڈرافٹ دیا ہے جس کا تعلق مجموعی طور پہ جو ترامیم وغیرہ ہو رہی ہیں اس سے تو نہیں ہے، گویا اس پہ وہ ایگری کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک اضافی چیز جو وہ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام کے اندر بھی کچھ اصلاحات ہونی چاہیے، تو وہ اپنا بھی ایک ڈرافٹ شیئر کر دیا۔ دا اونلی پارٹی جس نے ابھی تک کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں چیز کمیٹی کے سامنے نہیں رکھی وہ پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی کو یہ سارے مسودات مل چکے ہیں، حکومت کا بھی، پیپلز پارٹی کا بھی، مولانا کا بھی، ایم کیو ایم کا بھی، اور باقی جو ڈسکشنز ہوئی ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ نوٹس لے رہے ہیں، اچھی ان کی پریزنس ہوتی ہے۔ آج بھی عمر ایوب بھی تھے اور اپنا بیرسٹر گوہر بھی تھے، علی ظفر بھی تھے، اور بھی ان کے کچھ احباب تھے، تو میرا خیال ہے کہ ان کی پریزنس تو ہے اور وہ اپنا نقطۂ نظر بعض اوقات پیش کرتے ہیں اسٹریٹ اوے کھلے بندوں میں، جیسے آج بھی انہوں نے باہر نکل کے کہا ہے کہ جی یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے یہ حملہ ہے اس کے اوپر، عدالت کے اوپر، لیکن کوئی سالڈ چیز، کوئی سالڈ اعتراض یا ان تینوں مسودوں کو سامنے رکھ کے یہ کہنا ہے کہ یہ چیز تو ٹھیک ہے، اس پہ تو ہم آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اس پہ ہمیں اعتراض ہے، اس پہ ہمیں اعتراض ہے، یا ان تینوں سے ہٹ کے جس طرح باقی سب نے اپنا ایک ڈرافٹ دیا ہے وہ بھی اپنا کوئی ڈرافٹ دے دیں، ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہوئی۔ لیکن عرفان صدیقی صاحب، ایک سالڈ جو اعتراض جس کی آپ نے بات کی وہ پی ٹی آئی کی طرف سے اور مولانا صاحب کی طرف سے یہ ضرور ہے کہ آپ جو قانون سازی کر رہے ہیں وہ شاید کسی ایک شخص کے لیے کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی تو نام بھی لے رہی ہے کہ آپ موجودہ چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب، ان کو آئینی عدالت کا چیف جسٹس لگانا چاہتے ہیں، تو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی وضاحت دی گئی ہے پی ٹی آئی کو، یا آپ اس کی کوئی تصدیق یا تردید کریں گے کہ کیا اس میں حقیقت ہے کہ واقعی قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو ہی آئینی عدالت کا چیف جسٹس بنایا جائے گا؟ کوئی پرسن اسپیسیفک چیز کسی جگہ بھی نہیں آئی ہے۔ مثلاً یہ کہا گیا کہ جی آج پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اگر یہ اختیار کس کو حاصل ہوگا کہ وہ چیف جسٹس لگائے، جو اگر سپریم بنتی ہے کانسٹیٹیوشنل
कोर्ट, तो उस पर कहा गया जी कि इट्स ओपन। आप मसलन एक बिल्कुल स्ट्रेट अवे क्वेश्चन किया गया अली ज़फ़र साहब से कि जी आप बताएं किसको लगाना चाहिए जी, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पहली एक कोर्ट है तो किसी को तो लगाना चाहिए ना। दुनिया भर में इंतज़ामिया को ये इख्तियार हासिल तो होता सर है कि हुकूमत वो पहला जज किसको लगाना चाहती है फिर? मेरी बात सुन लेना जी। मैं ये कह, हुकूमत ने कोई तय नहीं किया कि किसको लगाना है। अगर यहाँ बात ख़त्म हो जाती है तो हम अगले सवाल पे चले जाते हैं। ठीक है। नहीं सर, लेकिन वो आपने कहा ना कि अली ज़फ़र साहब के पास जवाब नहीं था, तो मैं तो आपको तफसील यही बता रहा हूँ कि उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन सर हमारी तरफ से ये कहा गया कि अगर आप कोई मैकेनिज्म देना चाहते हैं पहले चीफ जस्टिस के तकर्रुर का, तो आप ज़रूर दे दें, हम उसको कंसिडर करेंगे और उसको अगर वो काबिल कबूल है तो हम सब मान लेंगे। लेकिन उनकी तरफ से कोई चीज़ आती नहीं है ना, सवाए ऑब्जेक्शन के या एतराज़ के या किसी इस तरह की चीज़ के कोई सॉलिड प्रपोजल नहीं आती। ठीक है। तो इरफान साहब ये भी बताइएगा सर कि पीटीआई ने कमेटी में आई डोंट नो कि उन्होंने ये नुक्ता रखा या नहीं, लेकिन वो बाहर ये ज़रूर एतराज़ात उठा रहे हैं कि अभी तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हो रहा। तो कमेटी के अंदर कोई इस पर बहस हुई है या हुकूमत कोई नोटिफिकेशन उनका बतौर सीजे जो है वो कब तक जारी करने का इरादा रखती है? नहीं, ये बड़ा भरपूर इजलास था। किसी छोटी किसी बड़ी पार्टी बशमूल पीटीआई के ये मामला ज़ेर बहस नहीं आया। सबको पता है कि जिस दिन तक काजी फायज़ ईसा मौजूद हैं उस दिन तक वो मौजूद हैं, और जिस वक्त वो नहीं रहेंगे उनके जाने से पहले नोटिफिकेशन हो जाएगा। एक अंडरस्टूड सी बात है, इस पे तो कोई तनाज़े वाली बात नहीं है। इसलिए पीटीआई ने भी ये बात अंदर कम अज़ कम नहीं की। ठीक है सर। अब जो पार्लिमान के अंदर आईनी तरामीम के हवाले से आपकी मुशावरत तो चल रही है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि कौमी असम्बली के अंदर आज़ाद अरकान हैं, चलें वो सपोर्ट कर सकते हैं। सेनेट के अंदर जहाँ पर आप मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर भी हैं, वहाँ पर अगर मौलाना साहब आपको सपोर्ट भी करते हैं तो उसके बावजूद आपको कुछ वोट मज़ीद चाहिए होंगे, तो वो सर आप किस तरह चीज़ें करेंगे? इस हवाले से कोई बताएंगे कि क्या पीटीआई के साथ रब्ता हो रहा है या क्या चीज़ें चल रही हैं? गोरमानी साहब, इस वक्त जो एक्सरसाइज हो रही है या जिस एक्सरसाइज का मैं भी हिस्सा हूँ, जो एक कमेटी बनी हुई है, उसमें एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट की हद तक हमने पहुँचना है जी। वो डॉक्यूमेंट हमने हवाले कर देना है हुकूमत के। हुकूमत ले जाएगी अपनी काबीना के पास, काबीना से वो अप्रूव हो जाता है, वो एक बिल की शक्ल इख्तियार करेगा और वो बिल फिर आएगा और उस बिल पे हमें 2/3 चाहिए होगी। ठीक है। वो मरला कैसे सार होएगा या उस पुल तक हम पहुँचेंगे तो वो पुल कैसे क्रॉस करेंगे, कम अज़ कम इस कमेटी के अंदर ये बात ज़ेर बहस नहीं है, ना मैं उस मैकेनिज़्म का हिस्सा हूँ। लेकिन एक बात तो तय है कि 2/3 अक्सरियत उन लोगों की जो नेशनल असम्बली में बैठे हैं और उन लोगों की जो सेनेट में बैठे हैं हासिल होगी। वो नंबर पूरे होंगे जो रिक्वायर्ड है आइन के तहत, तो ये पास होगी, वरना नहीं होगी। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल होगा कि अब एससीओ जो है वो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। पीटीआई ने कल आपके सामने है कि डी चौक पर एहतजाज की कॉल दी है, तो इस पर कोई पीटीआई को इंगेज किया जाएगा, कोई बातचीत होगी, उनको एहतजाज की इजाज़त दी जाएगी या क्या हुकूमत इस पर काम कर रही है? देखिए, ये अगरचे मौजू नहीं था, लेकिन आज की कमेटी के अंदर भी जो पीटीआई के ज़ोमा मौजूद थे, लीडर्स मौजूद थे जी। उमर अयूब साहब भी थे और गौहर साहब भी थे और अली ज़फ़र थे और उनके जो बाकी इत्तेहादी हैं वो भी मौजूद थे। तो ये उनसे अपील की गई हमारे एक पीपल्स पार्टी के सीनियर रुकन की तरफ से कि आप इसको रिकन्सिडर करें और ये ना करें, क्योंकि ये मुल्क के वक़ार का मामला है, मुल्क के एक साख का मामला है और ये बड़ा गलत मैसेज आएगा अगर आप इस तरह करेंगे, हुकूमत को रिएक्ट करना पड़ेगा। तो इसका उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया, सिवाय इसके जी कि हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही या हमें कोई मुशावरत का मौका नहीं मिल रहा जी। तो जिस पे उन्हें बताया गया जी कि ये मुलाकातें ना होना, मुशावरत ना होना, ये हमारे माजी का भी हिस्सा रहा है। इससे मामलात जो है वो इस तरह नहीं होने चाहिए कि रियासत के ऊपर एक हमले का तासुर पैदा हो जाए। तो ये अपील आज उनसे की गई है जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ उस कमेटी के से हट के कि ये काम अगर वो करने जा रहे हैं तो उन्हें एक फ़ैसला करना चाहिए गुरमानी साहब कि क्या वो एक ऐसी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी हैं जो पाकिस्तान के मफाद से, अवाम की मुश्किलात से, अवाम के अहदाफ से, कौमी अहदाफ से कोई लगाव रखती है।
ان پہ یقین رکھتی ہے، اگر تو رکھتی ہے تو وہ اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر نہیں رکھتی تو وہ یہ کہہ دے جی کہ ہمارا ایجنڈا وہی ہے جو ان لوگوں کا ہے جو ریاست پہ حملے کرتے ہیں، جو رات کو شب خون مارتے ہیں، جو کراچی ہوائی اڈے پہ حملہ آور ہوتے ہیں، جو بلوچستان میں کہیں جا کے مزدوروں کو قتل کرتے ہیں، ہمارا ایجنڈا وہی ہے۔ لیکن ہم نے ان کے بجائے ہم نے ایک پولیٹیکل لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ اب یہ میرے تصور میں نہیں ہے، ہم نے پاکستان کی پوری ہسٹری میرے سامنے ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو اور عین اسلام آباد میں ڈی چوک کے اندر آ کے آپ ایک تماشا لگانا چاہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ تو بتا دینا کہ آپ اس احتجاج سے کیا چاہتے ہیں، جو 2 دن بعد بھی ہو سکتا ہے، مہمان رخصت ہو جائیں تو بھی آپ دیکھیں نا، تخریب کاری اگر کرنی ہو، فساد کرنا ہو، ہنگامہ کرنا ہو، اس کے لیے تو کوئی ایک دن مخصوص نہیں ہے نا۔ آپ جب چاہیں تیزاب کی بوتلیں لا کے اور وہ پیٹرول بم لے کے ہاتھوں میں آ جائیں، بعد میں آ جائیں، 2 دن بعد آ جائیں نا۔ اگر تو آپ نے کوئی تعمیری سرگرمی کرنی ہے، کوئی خوش آمدید کہنا ہے ان کو، کوئی ان کے لیے آپ نے گلاب کے پھول لے کے آنے ہیں، پھر تو آپ کو تیاری کی ضرورت ہے۔ آپ نے اگر ڈنڈے لے کے آنے ہیں، اگر آپ وہ کیلوں والے چھڑیاں لے کے آنی ہیں، اگر آپ نے بوتلیں لے کے آنی ہیں پیٹرول بموں کی، تو پھر آپ کو تو کل آ جائیے گا، پرسوں آ جائیے گا، گزر جانے دئیے۔ لیکن یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں یا وہی ہیں جو راتوں کو آ کے بیس بدل کے حملہ کرتے ہیں اور آپ دن کو ہمیں للکار کے حملہ کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے عرفان صدیقی صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو سنی، ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پیپلز پارٹی کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو کابینہ کے اراکین ہیں وہ بھی تنقید کر رہے ہیں، خاص طور پر جو ڈی چوک پر احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو آئینی ترامیم کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے، پھر سینیٹ کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں کہ سینیٹ میں تو حکومت کے پاس نمبرز نہیں ہوں گے، تو وہاں کیا کس طرح مینیج کیا جائے گا، کون سی چیزیں ہوں گی، کون سے اراکین ہوں گے جن کے ساتھ حکومت جو ہے وہ رابطے میں ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما شاندانہ گلزار صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ صاحبہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب آئینی ترامیم کے حوالے سے کل بھی کمیٹی کا اجلاس ہوا، آج بھی مشاورت ہوئی ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف آئینی ترامیم کے حوالے سے حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی، سپورٹ کرے گی؟ کیونکہ کچھ نکات ہیں جن پہ آپ کو اعتراضات ہیں، اگر وہ دور ہو جاتے ہیں تو آپ باقی جو ترامیم ہیں ان پر متفق ہیں حکومت کے ساتھ؟ بہت شکریہ نادر صاحب۔ پہلی بات، اگر یہ آئینی ترامیم چوروں کی طرح نہ لے کے آتے، اسمبلی پہ دھاوا نہ بولتے، ہمارے ایم این ایس کو اٹھا کے نہ لے کے جاتے، تھریٹس نہ کرتے، 4-5 کو پنجاب ہاؤس میں رکھا ہوا تھا، چھپانے کی ضرورت کیا تھی؟ ساری عوام کو دکھا رہے، صرف پی ٹی آئی کو کیوں دکھا رہے تھے؟ سارے پاکستان کو دکھاتے۔ اگر ایسی چیزیں تھیں جس سے آئین میں بہتری آتی، عدلیہ میں بہتری آتی، پاکستان میں بہتری آتی، تو ہم کیوں نہ کرتے؟ چوروں کی طرح انٹروڈیوس کیا صرف اس لیے کہ جو 77 سال سے پاکستان میں ایک چوری اور چور ہم پہ براجمان ہیں وہی چلتا رہے، ہمارے ریسورسز کھاتے رہے، ہماری معدنیات کھاتے رہے، لیکن پاکستان کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ عدالت سے آپ کا سانس لینے کی طاقت بھی ختم ہو جائے، آرٹیکل 199 ختم کر دیں، ہیبیس کارپس ختم کر دیں، تو پھر رہ کیا گیا پاکستان میں؟ کل تو یہ بھی کہہ دیں گے عدالتیں بند کر دو۔ اگر پارلیمان کو ہر چیز کی آپ اجازت دیں گے، پارلیمان تو کل کو یہ بھی کہے گا کہ جی ہم سیکولر ملک ہے، اسلام یہاں ہے نہیں۔ کل تو پارلیمان یہ بھی کہہ دے گا کہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں، بس ہمارا 52nd اسٹیٹ بن جاؤ کسی اور ملک کا، یا یورپ میں گھس جاؤ۔ مطلب کوئی تو آپ نے لمٹس رکھنی ہوگی نا۔ آپ جو ہماری بیسک فنڈامنٹل رائٹس اس کو کیسے وائلیٹ کر سکتے ہیں؟ رہی تعاون کی بات، ان کا تعاون کیا ہوتا ہے؟ ہماری عورتوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، سعد اللہ بلوچ کی بیوی بیٹی کو اٹھا کے لے گئے، ہماری خواتین ایم این ایز کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ترسوں رات کو ہمارے 22 جو ڈفرنٹ ایم این ایز ڈفرنٹ ریجنز کے، ان پہ دھاوا بولا گیا کے پی میں کہ جی بہانہ کہہ کہ جی فیڈرل گورنمنٹ نے کے پی ہاؤس سیل کر دیا، فیڈرل گورنمنٹ نے پی ٹی ایم پہ اٹیک کیا، فیڈرل گورنمنٹ ہمارے بازاروں میں گھوم رہی ہے، تو اس لیے فیڈرل گورنمنٹ یہ بھی کر سکتی ہے کہ کے پی میں گھس کے لوگوں کے گھروں میں عورتوں کو اٹھا کے لے جائے۔ تو یہ تو ماشاءاللہ ان کا تعاون ہے۔ ہاں، لیکن یاد رکھیں نادر جو صاحب، پنجاب ہاؤس جو میں آپ نے پاکستان اراکین کو رکھنے کی بات کی، کون سے اراکین ہیں جن کو پنجاب ہاؤس میں رکھا گیا ہے؟ جی 5 لوگوں کو رکھا گیا تھا، جن دنوں میں یہ پہلی دفعہ ترمیم لے کے آ رہے تھے، جب مولانا نے ان کو شٹ اپ کال دے دی، 5 لوگ رکھے گئے تھے۔ مجھے ان کے نام بالکل نہیں پتا، 5 کے 5 ہمارے بیچارے ایم این ایز تھے پنجاب سے۔ ایک کا مجھے ضرور پتا ہے، سعد اللہ بلوچ، کیونکہ ہی ریچڈ آؤٹ ٹو اس کہ میری بیوی اور میری بیٹی اور میری خالہ کو لے گئے اینڈ دے وانٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ووٹ دے دو اور بہن بیٹی کو اور بیوی کو لے جاؤ۔ جب آپ اتنے
बेइज्जत लोग हो जाओ कि आप लोगों की बीवियों को उठाओ वोटों के लिए, तो आप समझ जाओ कि पीपल्स पार्टी मर गई है, नून लीग मर गई है, इनका बयानिया खत्म हो गया है। वही मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने पीडीएम की लीडरशिप की, वो भी इनके साथ बैठने को तैयार नहीं। ये इस किस्म की गंदी तरामीम है। लेकिन शाहजाना साहिबा, कल वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे शो में आए थे और यही सवाल हमने उनके सामने रखा था कि पीटीआई के जो लोग हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप उनके लोगों को उठा रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, ये पीटीआई के लोग जो लापता हो रहे हैं ये उनका अपना फरमाइशी प्रोग्राम है। ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे। तो आप समझती हैं कि हुकूमती बयानात में कोई वज़न है? अल्लाह ताला से बड़ी तो कोई ज़ात नहीं है ना। मैं अल्लाह ताला की पाक ज़ात पे कसम खा के कहती हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों ने कुरान पे झूठी कसम खाई है। फॉर्म 47 वालों ने काबीना भी भर दी है, असेंबली भी भर दी है। इनकी बात का क्या वजन हो सकता है? मैं तो अपनी ज़िंदगी और अपने ईमान दाव पे लगा के कह रही हूँ कि कुरान की कसम कह रही हूँ, ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने हमारी औरतों को उठाने की कोशिश की है। 2 को कामयाब भी हो गए उठाने में, 2 को हमने छुपा लिया, 2 को मैंने खुद केपीके में बना दी और डिफरेंट इलाकों में भेज दिया। तो जो लोग अल्लाह ताला का नाम लेके झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह ताला उनके दोनों जहान खराब कर दे। मैं तो बद्दुआई दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा और मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, लेकिन वो आपका भी जिक्र करते हैं शानदाना साहिबा, आपके सामने या आपकी नज़र से ये बयानात गुजरे होंगे कि शानदाना साहिबा तो कहती हैं कि खान साहब हैं तो पाकिस्तान है, और इस तरह के बयानात आपने, आपकी नज़र से ये बयानात गुजरे होंगे। देखें जी, मैं ख्वाजा आसिफ इज सच अ ब्रेव मैन। वो तो औरतों के पीठ पीछे बात करते हैं, हिम्मत नहीं थी मुंह पे बात करे। तो अभी इसने 2 दफा पहले भी ये कहा था ख्वाजा आसिफ ने, जो आदमी क्या नाम है, राना डार के कपड़े फाड़ फूड़ के उसके डब्बे भरवा के असेंबली में घुस जाता है। वो ये बात मुझे खुद कहते हैं असेंबली में, जिस दिन उन्होंने शेर अफजल वगैरह को उठाया था, तो मुझे कहते हैं कि किसने कहा था कि खान नहीं तो पाकिस्तानी। सर मैंने कहा था, दोबारा भी कहूँगी। मैंने क्यों कहा था? क्योंकि मैट्रिक फेल तो हैं सारे, तालीम का तो उनसे कोई दूर से लेना देना नहीं है। मैंने पूरी तकरीर की थी 9 मई को। असल के आज एक फॉर्मर वजीर आजम एक इमरान खान को उठा के ले गए, कल की उसकी बीवी को लेके जाएंगे, उसकी बहनों को, मुझे, मेरी वालदा को। पाकिस्तान की कोई औरत महफूज नहीं अगर इमरान खान महफूज नहीं। और फिर मैंने ये कहा कि याद रखें, जो इमरान खान के साथ होगा वो पाकिस्तान के साथ होगा, इसलिए अगर खुदा न खास्ता इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। ये मैंने सच कहा था और आपने देख लिया। जो इमरान खान के साथ इन लोगों ने किया है, उनकी बहन के साथ किया है, उनकी फैमिली के साथ किया, उनकी बीवी के साथ किया, उनके वर्कर्स के साथ किया है, पूरे पाकिस्तान के साथ वो किया। इन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, उधेड़ दिया। रह क्या गया नहीं, लेकिन शानदाना पाकिस्तान? साहिबा, आप नहीं समझती कि ये बयान बहुत ज़्यादा सख्त है? क्योंकि हुकूमती अरकान तो ये भी कहते हैं कि जरदारी साहब जेल में गए, नवाज शरीफ साहब जेल में गए, मरियम साहिबा जेल में गई, उन्होंने तो वो कहते हैं कि हमने तो कभी इस तरह के बयानात नहीं दिए। रियली माशाअल्लाह, कितनी की जबरदस्त मेमोरी है। उसने क्या कहा था जरदारी ने, नवाज शरीफ ने क्या कहा था, और यही बात फिर जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हो रही थी तो इंडिया की वकील ने कही थी कि पाकिस्तान को तो वजीर आजम ये कहता है कि पाकिस्तान 2 नंबरी मुल्क है। अजीब बात करते हैं। इमरान खान ने या मैंने तो कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। मैंने तो एक मुशाबहत दी है कि इमरान खान की जिंदगी पाकिस्तान की बका की अलामत है। अगर इस बात से इनको नफरत है तो होती रही है, तो सच है, ये तो सारी दुनिया को पता है। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अब आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सेनेट के अंदर या कौमी असम्बली के अंदर आपके ओवरऑल कितने मेंबर्स हैं जो आपको लगता है कि वो वफादारियां तब्दील करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक मरतबा हो चुका है और आपने देखा कि सिंध हाउस में उन अरकान को रखा गया था। तो अब जितना माहौल बना था, खान साहब जेल में हैं, आपके एहतजाज हैं, तमाम लोगों से कमिटमेंट्स ली गई थी, अब आपकी क्या तवक्को है कि क्या आज़ाद अरकान जिनको कहा जा रहा है, जो PTI बैक्ड सपोर्ट थे कैंडिडेट्स, वो खड़े रहेंगे या आपको खदशा है कि वो वफादारियां तब्दील कर सकते हैं? देखें, अल्लाह वो दिन किसी पे ना लाए कि बीवी बेटी के एवज वोट देना पड़े। कुछ लोगों के साथ ये हुआ है, शुक्र है वो रिकवर हो चुके हैं। ठीक जी। एक हमारा, मैंने सुना है गौहर साहब कल कह रहे थे कि एक हमारा कोई MNA जो इस वक्त आउट ऑफ टच है, बाकी तमाम MNA से बात हो रही है, तमाम सेनेटर से, अल्हम्दुलिल्लाह। इनको 13 कम से कम लोग चाहिए। और जो हम सुन रहे हैं कि जुनून लीग के भी 3 लोग भाग चुके हैं, दुबई जा चुके हैं, बाहर गए हैं, और 2 सेनेटर्स नहीं है। नेचुरली शुक्र है, नून और पीपल में भी इंसान के बच्चे भी हैं, पाकिस्तान दोस्त लोग हैं, तो वो भी ऐसे गंदी आईनी तरामीम पे कभी वोट नहीं देंगे। अपने वोट तो पहले पूरे करे, तो बिलावल ने भी कह दिया। रही बात कि हमारे लोगों के हमें क्यों खदशात होंगे, हमें तो यहाँ तक क्या कहा गया था कि आप डी चौक नहीं पहुंचेंगे, हम तमाम MNAs को और सेनेटर्स करके आपने 4 तारीख को नहीं पहुंचना, ना लाहौर पहुंचना है 5 को, क्योंकि हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि आपने 1 अरब रुपया, जो बोली लग रही, जो लेटेस्ट मुझे बोली पता चली, वो 1 अरब रुपए की है।
तो सुना ये है कि 1 अरब रुपए सबको ऑफर हो रहा है कि आप खान को धक्का दें। अब मैं तो जिस सूबे से आती हूँ, लोग तो मेरा सिर फाड़ देंगे कि वोट मैं इमरान खान के नाम पे लेती हूँ और 1 अरब रुपए लेके फिर मैं बिलावल और मरियम को अपना वोट दूंगी। इससे बेहतर है कि मुझे 400-500 अरब रुपए दें, फिर मैं जेल जाने को तैयार हूँ, वोट फिर भी इनको मैं नहीं दूंगी। लेकिन वो चोरी के पैसे मैं इनसे ले लूंगी 500 अरब और अपने हल्के में लगा लूंगी, लेकिन इनको वोट तब भी नहीं दूंगी। ठीक है, लेकिन सेनेट के अंदर ये खबरें आ रही हैं कि आपके 3 से 4 जो सेनेटर्स हैं वो शायद हुकूमत के साथ राब्ते में हैं, लेकिन उन सेनेटर्स की जानिब से उनकी तरदीद भी की गई है। ऐसी कोई सूरत हाल है? क्योंकि सेनेट के अंदर अगर मौलाना साहब जी नादिर, मैं आपको ये बता रही हूँ, बच्चियों को उठा रहे हैं, माओ को उठा रहे हैं, बहनों को उठा रहे हैं, बीवियों को उठा रहे हैं। ये बहुत गैरत से फारिग लोग हैं, माजरत के साथ ये बहुत गंदे अल्फाज में इस्तेमाल करें, बट अंग्रेजी में से डिसऑनरेबल कहते हैं। ये बहुत डिसऑनरेबल लोग, इनको सिर्फ पैसा चाहिए और ये चाहते हैं जो 77 साल से पाकिस्तान में लूट मार हो रही है, अब वो मरियम बिलावल जारी रखे। इंशाल्लाह वो हम होने नहीं देंगे। कर ये बातें करते रहे, ये भड़के मारते रहते हैं, इनमें कोई सब्सटेंस नहीं, आप देख लेंगे पाकिस्तान भी बचेगा। ये आईनी तरामीम भी रद्द होंगी और इन झूठों के असली चेहरे सारी दुनिया को नजर आएंगे। चलें ठीक है, 2 मुख्तसर सवाल होंगे शानदाना साहिबा। एक तो आपका डी चौक पर एहतजाज हुआ और SCO के हवाले से भी कहा गया कि SCO होने जा रही है तो सिक्योरिटी इंतजामात और ये सारी चीज़ें हुकूमत की तरफ से सामने आ रही थी। लेकिन अब कल से जो एहतजाज की कॉल दी गई है उसके बाद एक मरतबा फिर PTI के ऊपर तनकीद हो रही है। क्या SCO के दौरान ये कॉल देना आप समझती हैं कि PTI का दुरुस्त फैसला होगा? 4 नुकात। सबसे पहले, सारी दुनिया में WTO के जब इवेंट्स होते हैं, UN के इवेंट्स होते हैं, न्यूयॉर्क में होते हैं, जिनीवा में होते हैं, वहाँ तो कभी भी कोई नहीं कहता कि आप वतन दुश्मन हो। वहाँ तो 24 घंटे प्रोटेस्ट होती है, लोग अपने आप को चेंज कर देते हैं इवेंट्स से। इनको किसने कहा था दूसरी बात की इस जमाने में आप SCO यहाँ पाकिस्तान में बुलाओ, जब आपको पता है हमारे एहतजाज की कॉल हम तो 3 महीने पहले दे चुके थे, बच्चे इनको नहीं पता था। चौथी बात, इन्होंने जब बिलावल और जब ये अनाउंसमेंट की थी OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान में 40 साल बाद होने जा रही थी और उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम ये नहीं होने देंगे। इस बेशरम को यह याद भी नहीं था कि इसके नाना ने आज से 45 साल पहले OIC पाकिस्तान में की थी और 45-40 साल बाद होने जा रही। कहते जब तक वो नो कॉन्फ्रेंस दायर नहीं होगा हम ये नहीं होने देंगे। अपने गरेबान झांको और बात करो। और इनको अमेरिका ने दिया क्या, इन बाकी उनको दिया क्या 2 साल में? पाकिस्तान को तो मैशत के लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। अब किसी बिजनेसमैन के साथ बैठे आपको बता देगा पाकिस्तान में होना पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी होगी। हुकूमत किसने मना किया? हमने नहीं कराया था SCO। क्या कामयाबी थी? हमने तो पैसे भी पाकिस्तान में लेके आए थे। हमें $1 तो दिखा दें कि पाकिस्तान में 2 साल में उन्होंने कितनी मईशत लेके आए हैं, कितने डॉलर्स लेके आए हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं। झूठ कहते हैं मुनाफिक, सिर्फ इसने इसलिए नहीं। लेकिन ठीक है, अब आप इस मरतबा भी आप डी चौक पर पहुंचे थे शानदाना साहब, आपके सामने है, फिर अली अमीन गंडापुर साहब KP हाउस चले गए। उस एहतजाज से या फिर ये जो 15 अक्टूबर को आपने ऐलान किया, इससे आप क्या नतीजा हासिल करेंगे? क्या आप समझते हैं कि आप इन्होंने इमरान खान की बेगुनाह बहनों को जेल में डाल दिया। 15 अक्टूबर से पहले कल के कल खान साहब की बहनों को जेल से निकालें। कल के कल इमरान खान की जिन्होंने पाबंदियां लगाई हैं, हम बिल्कुल नहीं करेंगे डी चौक में एहतजाज। इन्होंने हमारे लीडर पे गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, बेज़ाब्ता तरीके से पाकिस्तान में किस प्रिजनर की विजिट्स खत्म होती जिन्होंने इमरान खान की विजिट्स खत्म कर दी? ना डॉक्टर मिल सकता है, ना वकील मिल सकता है, ना बहन मिल सकती है। ये कल के कल खान से शर्तें उठाएं, हम SCO इनका होने देंगे। ये कल के कल खान की बेगुनाह बहनों को रिहा करें, हम होने देंगे। ये बदमाशी करते तो ये क्या समझते हैं हम अमन एहतजाज भी नहीं करेंगे? मेरा क्या लेना देना SCO से? जो मेरी बहन जेल में, जो मेरा बाप जेल में, जो मेरे बच्चे जेल में, आई डोंट केयर अबाउट बिलावल एंड मरियम, आई केयर अबाउट पाकिस्तानी सिटीजंस, आई डू नॉट केयर अबाउट। नहीं, लेकिन ये तो वाज़ेह है ना, हुकूमत आपको एहतजाज नहीं करने देगी, डी चौक पर नहीं पहुंचने देगी, तो फिर ना करने दे। हम तो करेंगे बस। फिर ये जो कर सकते हैं करें, इनके पास बंदूकें हैं, तलवारें हैं, बॉम्ब्स हैं, इनके पास हर चीज़ है, जो करना है करें, हम तो आएंगे। अच्छा, ये कल की कल चलते माने इंसान के बच्चे बने, ये पाबंदियां हटाएं, हम कल पीछे हट जाएंगे। करे तो सही ना। चलें ठीक है, लेकिन एक मुख्तसर एक सवाल बता दें कि हमने देखा कि बीच में बड़ी मुज़ाकरात की बात हुई, कमेटियां बनी थी, फिर ये भी कहा गया कि शायद अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो राब्ते में हैं विद इस्टेब्लिशमेंट। ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई डेवलपमेंट सामने आई है? क्योंकि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो एक सिलसिला शुरू हुआ था मुज़ाकरात का, उस पर इस वक्त बिल्कुल खामोशी है। मुझे जी कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि खान साहब ने 8 वाला जो हमारा जलसा था संजानी का, उसके बाद मना कर दिया कि इनसे कोई मुज़ाकरात किसी ने नहीं करने, बिकॉज ये झूठे हैं, ये बेईमान है, ये वतन दुश्मन है, इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अच्छा चलें ठीक है। शानदाना साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, शानदाना गुलजार साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो दीगर इशूज़ हैं उनको हम आगे बढ़ाते हैं और उन पर हम गुफ्तगू करते हैं।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब और शानदाना गुलजार साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की मुलाकातें और जो मुशावरत का सिलसिला जारी है, हम इसी पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब। अब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पहले तो एतराज़ात थे या तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ड्राफ्ट जो है वो बाज़ जमातों ने नहीं देखा और वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। अब तो पीपल्स पार्टी ने वो ड्राफ्ट भी पब्लिक कर दिया है। अब मौलाना साहब या जो पीटीआई है उनकी तरफ से क्या तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं? आपकी मुशावरत भी हुई है, मुलाकातें भी हुई हैं? जी नाज़र, हमारी आज बड़ी मुस्बत मुलाकात हुई JUI की टीम से, कामरान मुर्तज़ा साहब से जी, और हमारी तरफ से मुर्तज़ा वहाब और मैं थे, और कुछ देर के लिए नैयर बुखारी साहब भी उसमें शामिल हुए। JUI ने अपना ड्राफ्ट हमसे शेयर किया। हमने पहले ही अपना ड्राफ्ट जो है वो उनके साथ नहीं बल्कि सबके साथ शेयर किया हुआ है जी। तो आज हमारी जो मुलाकात है उसमें हमने गुफ्तगू की मुख्तलिफ जो इश्यूज हैं जो कि सिर्फ हमारे JUI ड्राफ्ट में बल्कि उससे बाहर जो बाकी वगैरह खासकर गवर्नमेंट का है जी, उस पर भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू हुई जी। मुझे पूरी उम्मीद है कि बातें आहिस्ता आहिस्ता हम करीब एक दूसरे के व्यू की तरफ आ रहे हैं। और फिर आखिर में लीडरशिप ने बैठ के जो बाकी चीजें रह जाती हैं, लोग पलट ठीक करनी होती है, उन्होंने इसको ज्यादा फाइन ट्यून करना होगा। लेकिन मुझे लगता है, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि हम किसी न किसी नतीजे पे पहुंचे। हाँ, मतलब आप पूरी उम्मीद है कि मौलाना साहब आपको सपोर्ट करेंगे आईनी तरामीम में? हम और मौलाना साहब मिलके जो एक मुतफ़िक़ा ड्राफ्ट लेके आएंगे इंशाअल्लाह, और फिर ये बाकी लोगों से बशमूल हुकूमत के ये शेयर किए जाए। लेकिन नवीद कमर साहब, जो ड्राफ्ट मौलाना साहब की तरफ से शेयर किया गया है, आप बताएंगे कि उनकी क्या डिमांड्स हैं या वो क्या चाहते हैं? आपका ड्राफ्ट तो सामने आ चुका है, मौलाना साहब क्या चाहते हैं? देखिए, मौलाना साहब का ड्राफ्ट तो पब्लिक मौलाना साहब का या उनकी टीम का ये फैसला होगा, मैं नहीं कह सकता जी। लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि काफी चीजों पे हमारा इत्तेफाक राय है। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये मंजूर करवाने के हवाले से जो SCO के बाद कहा गया है, तो नवीद कमर साहब इस हवाले से क्या कब तक आप समझते हैं कि इजलास बुलाया जाएगा या तरामीम मंजूर करवाई जा सकती हैं? देखिए भाई, ये तो हुकूमत के हाथ में कि वो कब बुलाते हैं जी। लेकिन SCO की तारीखें तो हमें भी पता है कि ये आज से लेके 16 तारीख तक तो नहीं कुछ भी हो सकता, क्योंकि रास्ते भी बंद हैं, लोग फिजिकली पहुंच भी नहीं सकते। हाँ। बाकी जो हमारा जो कमेटीज का काम है वो ग्राउंड में चलता रहेगा, चाहे इन पर्सन हो चाहे वो जूम पे हो। अच्छा, वो चलता लेकिन उसके बाद जब शहर को लेगा तो मेरा ख्याल है 17 पहला दिन होगा। हाँ। तो 17, 18, 19 इन दिनों में ही मेरा ख्याल है कि इजलास कॉल किए जाए। ठीक है। क्या फिर ये कहा जा सकता है कि अब मौलाना साहब ने ये फैसला किया है कि मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी मिलकर एक ही ड्राफ्ट ले आएंगे? जी, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम पहले ही एक ड्राफ्ट लेके फिर बाकी पार्टी से कंसल्टेशन पे रखा जाए। अच्छा, ठीक है सर। दो मुख्तसर आपके सामने सवाल रखूंगा। एक तो आप हुकूमत में नहीं हैं लेकिन हुकूमत के इत्तेहादी ज़रूर हैं, तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने ज़रूर आ रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हो रहा। फिर ये कहा जा रहा है कि शायद आईनी अदालत का चीफ जस्टिस जो है वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब को लगाया जाएगा। आपका अदलिया की आज़ादी के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, तो बतौर इत्तेहादी जमात आपने हुकूमत से कोई यकीन दहानी मांगी है या उन्होंने कोई यकीन दहानी दी है कि क्या होगा? के इश्यूज जो हैं जजेस के पर्सनैलिटीज और नामों के बारे में उठाए जा रहे हैं, ये मुनासिब चीज भी नहीं है कि हम बैठ के तनकीद करें। बारहा पार्लियामेंट में भी ये बात की है कि हमारा जज और तुम्हारा जज वाले किस्से से हम हट जाएं। मेरा ख्याल है कि काजी साहब ने तो काफी वाज़ेह तौर पे कह दिया कि वो नहीं किसी भी ओहदे के लिए
خواہش مند، تو اس بات کو ہم بھول نہیں جائیں نا. باقی آگے کیا ہوتا ہے جو بھی آئین اور قانون کے مطابق. ٹھیک ہے نوید قمر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب جو طریقہ کار ہے وہ کیسے ہوگا؟ آئینی ترامیم اب چلیں جب بھی آپ منظور کروانا چاہیں تو بھائی یہ ابھی تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں بات چیت کرنے کے. جی جب ایک نہیں سر، لیکن میرا سینیٹ کے حوالے سے ایک سوال ہے سر کہ سینیٹ کے اندر اگر آپ کو مولانا صاحب سپورٹ بھی کرتے ہیں تو آپ کو پھر بھی مزید ووٹ چاہیے ہوں گے، تو سر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ تو دیکھ لیں گے، اگر ووٹ ہوں گے تو پاس ہوگا، نہیں ہوگا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. لیکن حکومت کافی کانفیڈنٹ ہے کہ ان کے پاس ہیں ووٹ، تو میرا خیال ہے کہ سر وہ تو تب بھی حکومت یہ کلیم کر سکتی ہے کہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ ہے. بہر صورت بیمس اپنی جگہ، میرا خیال انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. اچھا چلیں ٹھیک ہے نوید قمر صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، نوید قمر صاحب کی گفتگو سنی اور انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ مولانا صاحب جن کے بارے میں یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر کوئی ڈرافٹ جو ہے وہ لے کر آئیں گے، لیکن اب نوید قمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی مثبت جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان مل کر ایک ہی ڈرافٹ جو ہے وہ ایوان کے اندر پیش کریں گے یا حکومت کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد ایک ڈرافٹ جو ہے وہ ایوان کے اندر پیش کیا جائے گا. نمبر کیسے مکمل ہوں گے اس حوالے سے اب دیکھنا ہوگا. وہ نوید قمر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کانفیڈنٹ ہے کہ ان کے نمبر جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں. اب دیکھیں کہ اس حوالے سے مزید کیا حکمت عملی سامنے آتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو جو 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال دی گئی ہے وہ کال واپس لینے یا اس فیصلے کو ریویو کرنے کی بھی اپیل کی گئی ہے. اب دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس حوالے سے کیا فیصلہ سامنے آتا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.